प्यार, इश्क, मोहब्बत, इसके बारे में तो बस इतना कहना चाहूँगा, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं हिमांशु सिंह आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, प्यार मोहब्बत को इसी पर प्रकाश डालते हुए। दरअसल इस कैरेक्टर में मैं जाके बताना चाहूँगा, ये कहानी एक डॉक्टर और पेशेंट की है। ये एक सीरियस कहानी है। कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि कहानी चल रही है, तालियां आप बजाना चाहेंगे लेकिन ना बजा पाएंगे, लेकिन आप इस कहानी से जुड़ने की कोशिश करिएगा, इस कहानी के दर्द को समझने की कोशिश करिएगा। एक डॉक्टर की और एक पेशेंट की कहानी है। तो लगभग रात हो चुके थे, आधी रात गुजर चुकी थी। मैं रास्ते में जा रहा था। सिंह साहब का घर काफी दूर था और मैं परेशान था। मैं अपने झोले के साथ जा रहा था। उनका फोन आया था कि उनकी बेटी मधु की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। मैं परेशान था, घबराया हुआ था। मैं घड़ी देख रहा था। कभी मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ईरावती जो मेरी पत्नी थी, ईरावती ने सारी दवाइयाँ उस बैग में सही सलामत रखी है कि नहीं। और इसी सोच के साथ मैं घबराते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से मुझे हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जो कि सिंह साहब के घर से आ रही थी। उन्हीं का एक घर था जहां लाइट थी, बाकी चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया कि जो दवाइयां मैं सोच रहा हूं और जिस पेशेंट के लिए मैं जा रहा हूं, इन दवाइयों को देने से क्या उसे कुछ फायदा होने वाला भी है? नहीं, केवल चंद महीनों की मेहमान थी वो। मधु नाम था उसका। मैं जब उसके पास जाता था, उसकी आंखों में मुझे देख के एक चमक सी उमड़ आती थी। कुछ था उसके दिल में मेरे लिए जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। अचानक से मैं सिंह साहब के घर पहुंचा। सिंह साहब दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मेरा झोला पकड़ा और कहा, अरे माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए गाड़ी नहीं भेज पाया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया और मैं अंदर गया। वो मधु की कमरे की तरफ मुझे लेके गए। अचानक से जब मैंने मधु को देखा तो मधु की आंखों में फिर वही चमक थी। उसकी नजरों में वो प्यार था जो मैं नजरअंदाज करना चाहता था। उसके बाबूजी मेरे बगल में खड़े थे। मुझे जरा सी शर्म आई। मैंने उसके बाबूजी की तरफ अपनी निगाहें मुड़ा के देखी। उसके बाबूजी भी थोड़ी शर्मिंदा थे और मैंने अपना झोला बगल में रखी टेबल पर रख दिया और उसके पास गया तो उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ के चूम लिया। मैंने उसके बाबूजी की तरफ देखा तो उसके बाबूजी की निगाहें शर्म से नीचे हो चुकी थी। वो धीरे से कमरे से बाहर चले गए और कमरे का दरवाजा लगा दिया। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। फिर मैंने उसे उठाया और पूछा, दवाइयाँ तुमने समय से लिया था, दवाइयाँ लेने से क्या मेरी मौत टल जाएगी? उसने जवाब दिया। मैंने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उसे सांत्वना देने के लिए कहा कि चलो कोई नहीं, अपना हाथ आगे दो, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ और ऐसी बातें मत किया करो, सब कुछ सही होगा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और मैंने उसे इंजेक्शन लगाया और फिर टैगोर साहब की किताब बगल में पड़ी थी। उसने कहा कि आज कविता नहीं सुनाओगे तुम? कहा कि जरूर सुनाऊंगा, पहले दवाइयाँ ले लो और इंजेक्शन लेके तुम आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें सुनाना शुरू करता हूँ। तो मैंने उसे इंजेक्शन दिया। फिर टैगोर साहब की किताब उठाई। लास्ट के 2 पेज सिर्फ बाकी थे और मैं कविता पढ़ना शुरू किया मैंने। और कुछ 2-4 लाइनें ही मैंने पढ़ी होंगी कि मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक सुकून की नींद थी। वो पूरे शांति के साथ सो रही थी और उसके हाथ में एक सफेद फूल था जो शायद मेरे लिए था, जैसा कि वो हर वक्त मुझे जाते वक्त दे दिया करते थे। मैंने उस सफेद फूल को अपने उस बैग में रखा और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज थी जो मुझे अंदर ही अंदर दोषी करार दे रही थी कि मैं एक शादीशुदा हूँ और
ऐसा कोई भी रिश्ता मेरे लिए आगे लेकर चलना ठीक नहीं है। ये मेरी थोड़ी सी बेवफाई होगी मेरी पत्नी इरावती के साथ। अजी सुनते हो, कौन सी बड़ी खबर आ गई है पेपर में? आप पेपर लेके सुबह से बैठे हुए हो। मेरी पत्नी इरावती बोली, कौन अगस्त में ही गर्म कपड़े निकालता है? तुम्हारा भी दिमाग सही नहीं है, अभी से परेशान हो गई हो। अभी मैं उसे जरा सा बोल ही रहा था, तब तक अचानक से मेरे कमरे के अंदर से आवाज आई, आ! उसका हाथ बक्से में दब गया था। मैं हड़बड़ा के अंदर से गया और उसके हाथ को पकड़ के चूम लिया मैंने। 2 बूंद खून की जमीन पर गिरी होंगी। और फिर मैंने उससे कहा, थोड़ी तू मैन में हुई, और उसके बाद मैंने कहा कि तुम इतना क्यों परेशान रहती हो, थोड़ा खुद के लिए समय निकाला करो, थोड़ा आराम से रहा करो। और फिर उसने कहा कि अरे डॉक्टर साहब, आप मेरी 2 बूंद खून के देख के इतने परेशान हो गए, कैसे डॉक्टर हैं आप? तो मैंने टेटनस की सुई लगाने के लिए रुई उसके हाथ पर मलना शुरू ही किया था कि मैंने अपने उंगलियों को देखा तो मेरी उंगलियां बहुत बुरी तरीके से कांप रही थी। वो फिर मुस्कुरा के बोली, अरे कैसे डॉक्टर हैं आप, कैसे डॉक्टर हैं आप, आपके हाथ इतने कांप रहे हैं एक इंजेक्शन लगाते वक्त। फिर मैंने कहा, अरे पत्नी साहिबा, जब हाथ किसी अपने का हो तो कितना भी तजुर्बेदार डॉक्टर क्यों ना हो, उसकी उंगलियां कांपने ही लगती हैं। तो उसकी आंखों में एक चमक था। मेरे इस अपनेपन को जो मैंने उसे जताया था, उसे सुन के उसे थोड़ी संतुष्टि मिली। उसकी आंखों में चमक था। बहुत सुकून की जिंदगी हम जी रहे थे एक साथ। मैं बहुत प्यार करता था इरावती से, बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर संभालने में कैसे मुझे कैबिन जाना है, क्या चाहिए, मेरी ज़रूरतें क्या है, मुझे पूरी तरीके से वो समझ चुकी थी और मैं भी उसे समझ चुका था। और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन अचानक से उसने मुझसे कुछ ऐसा कह दिया कि मैं घबरा सा गया। उसने कहा, आजकल बड़े खोए खोए से रहते हो और अकेले भी रहते हो, मुझसे बातें करते वक्त मुझसे निगाहें नहीं मिलाते। ऐसा कहते ही मैंने अपनी हाथ पीछे खींच लिया घबरा के। तो ऐसा पागल हो गई हो क्या, ऐसा क्या? तो फिर उसने मुस्कुरा के कहा, कहीं कोई और तो पसंद नहीं आ गई? मैंने झिझकते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोलते रहती हो। तो लेकिन मेरी उस खामोशी में उसे कुछ ऐसा नजर आ गया था जिससे कि उसे यकीन हो गया था कि मैं कुछ ना कुछ छिपा रहा हूं। और फिर अगली सुबह मेरा बैग चेक करते वक्त उसने वो सफेद फूल देख लिया जो मधु ने मुझे दिया था। वो सफेद फूल देखते ही उसके जहन में जरा सा शक उमड़ा और उसने बगल के लोगों से पता लगा लिया कि मैं सिंह साहब के घर जाता हूँ, उनका ड्राइवर मुझे लेने आता है और वो सारी चीज़ है। तो अगली सुबह जब मैं अपने कैबिन से मिठाई लेके अपने घर पहुंचा तो मैंने उसे बोला, मधु कहाँ हो तुम, कहाँ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए राजभोग लेके आया हूँ। किचन से जब वो बाहर आई तो उसकी आंखें पूरी डबडबाई हुई थी, आंखों में उसके गुस्सा था। और उस गुस्से को मैं देख के समझ गया कि इसे कहीं ना कहीं मेरे और मधु के रिश्ते के बारे में मालूम चल गया है। और फिर मैं कुछ सफाई देता, मैं कुछ उससे माफी मांगता, इससे पहले ही वो इतनी खामोश हो चुकी थी कि मैं चाह के भी कुछ कह ना सका। सबसे बड़ा इंतकाम जो होता है वो खामोशी होती है, और वही वो मुझसे ले रही थी। वो खामोश हो गई थी मुझे देख के। उसकी सारी चंचलता, उसका सारा अपनापन सब जैसे खत्म सा हो गया था। और हम उस कमरे में, उस मकान में एक अजनबी की तरह रहने लगे थे। जब मैं उसके पीछे किचन में जाता तो वो बहाने से छत पे अचार ले आने चली जाती। जब मैं उससे कोई बात पूछता तो कह देती, खाना टेबल पे लगा हुआ है, आप जल्दी से खा के सो जाओ। वैसे तो हम सोने को एक बिस्तर पर ही सोते थे, लेकिन वो फासला सिर्फ करवटों तक सीमित रह गया था। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन
उसने कभी मौका नहीं दिया। अगली सुबह मैंने उससे पूछा कि इरावती, ये कैबिन की चाबी कहाँ रखी है? तो वो चाबी मैंने खुद ब खुद छिपा दी थी। शीशे के पीछे वाली लगी किल में मैंने जाके छिपा दिया था। मुझे लगा कि वो तो ऐसे ही कहेगी कि चाबी वहीं सामने अलमारी पर रखी रहती है, आप देख सकते हो। लेकिन वो तुरंत आई और शीशे के पीछे वाली किल से वो चाबी निकाल के मेरे हाथ पे रख दिया उसने। मैं थोड़ा घबरा सा गया और फिर उसने धीरे से कहा, इस कमरे में, इस घर में बहुत सारी खिड़कियां हैं जहां से सब कुछ दिखता है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो किचन की खिड़की खुली हुई थी। उसने मुझे चाबी छिपाते वक्त किचन की खिड़की से देख लिया था। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या। मैं वो चाबी लेके दरवाजे की तरफ बढ़ा और वो किचन की तरफ बढ़ी। फिर मैंने धीरे से पीछे मुड़ के देखा, वो भी धीरे से पीछे मुड़ के देखी और फिर हम एक दूसरे को देख के बहुत देर तक और बहुत जोर से हंसते रहे। वो ऐसी हंसी उस घर में पहली बार कितने दिनों बाद गूंजी थी। और फिर मैं दौड़ के अपनी इरावती को पकड़ लिया, इरावती ने मुझे कस के पकड़ लिया। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अचानक से मैंने महसूस किया कि उसकी हंसी के साथ उसकी सिसकियां भी थी। वो रोने लगी थी। मैंने धीरे से उसके माथे को पकड़ के कहा, इरावती, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं आज से कभी मधु से मिलने नहीं जाऊंगा। उसकी सिसकियां धीरे धीरे फिर कम होने लगी। मैंने उसके माथे को पकड़ के चूमा और कहा कि मैं आज के बाद कभी मधु से मिलने नहीं जाऊंगा। उसकी आंखों में जरा सा प्यार देखकर मैं थोड़ी देर के लिए सहम सा गया था। फिर मैंने उससे वादा किया कि आज बृहस्पतिवार है और कैबिन मैं जल्दी से बंद करके घर लौट जाऊंगा और फिर हम चलेंगे साथ कहीं घूमने। कितने दिनों बाद हम एक साथ घर से बाहर जा रहे थे कहीं घूमने के लिए। और फिर मुझे याद आया कि सिंह साहब के नौकर ने 2 दिन पहले एक चिट्ठी थमाई थी जो मधु ने मुझे लिख के भेजा था। और वो चिट्ठी अभी भी मेरे बैग में पड़ी हुई है। उस चिट्ठी को मैं तब से आज तक ना जाने कितनी बार पढ़ चुका हूँ। वैसे तो सिंह साहब के नौकर ने कई बार आके मुझे बुलाया था कि मधु बिटिया आपसे मिलना चाहती है, आप एक बार आके देख लो उसे, लेकिन मैं जा नहीं सका। चिट्ठी के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो उसमें लिखी लाइनें मेरे दिमाग में घूमने लगती हैं। उसमें लिखा था, मौत तो अब मेरे करीब ही है, दर्द दिल से निकलकर पूरे जिस्म में जैसे बारूद की तरफ फटने लगता है और ये बर्दाश्त नहीं हो पाता है। वैसे ये दुख का आलम तो मेरे जिस्म के चारों बगल घूमता रहता है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी होती है वह आपके ना होने की होती है। एक बार अगर आप मुझसे आके मिल लेते तो फिर इस प्रेमिका को असली अंजाम मिल जाता। मैंने सोचा कि अगर मैं अब उससे मिलने जाता हूं तो ये इरावती के साथ धोखा होगा, क्योंकि मैंने उसे तो वादा कर दिया है कि मैं अब मधु से कभी मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अंदर से मेरे एक था कि उसने अगर ऐसा किया, उसकी अगर ऐसी चाहत है तो फिर गलत क्या है। ये रिश्ता तो पूरी तरह से पाक था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से चिट्ठी में लिखी लाइनें मेरे आगे घूमने लगती हैं कि एक बार आप मरने से पहले मुझे जरूर मिल जाइएगा। और मिलते वक्त वो टैगोर की जो आखिरी कविता आप छोड़ के गए थे 2 पन्नों की, वो मुझे सुना दीजिएगा। और जब मैं मरने लगूं, मेरी सिसकियां मेरे होठों पर आके रुकने लगे तो एक बार ही सही, लेकिन आप मेरे माथे को चूम लीजिएगा ताकि मैं सुकून से मर सकूं। अचानक से इरावती बोली, अजी चलिए, मैं तैयार हो गई। कहाँ खोए हुए हैं आप? मैंने जल्दी से चिट्ठी को अपने पॉकेट में छिपाते हुए इरावती से कहा, हाँ चलो। घबराया हुआ था मैं थोड़ा,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों एक साथ अभी घर से बाहर निकलने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई, बाबूजी, बाबूजी, मधु बिटिया। मैंने धीरे से पीछे मुड़ा और दौड़ के उस नौकर के कंधे को पकड़ लिया और झकझोर के बोला, क्या हुआ मधु को? बोलते क्यों नहीं, हुआ क्या मधु को? बाबूजी, मधु बिटिया, अब क्या बताएं बाबूजी, बहुत नाजुक हालत है, आप जितना जल्दी हो सके यहां से चलिए। हीरावती मुझे ही देखे जा रही थी कि मैं अब क्या करूंगा, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मैंने पीछे मुड़ के हीरावती की तरफ देखा और हल्के हल्के कदमों से उसके पास गया और धीरे से कहा, हीरावती, मैं इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाया और मैं तुरंत मुड़ के कहा, जल्दी से गाड़ी निकालो, हम चलते हैं। और मैं सिंह साहब के ड्राइवर के साथ उनके घर चला गया। घर जाते ही सिंह साहब मुझे वैसे ही दरवाजे पर मिले जैसे वो हमेशा मिला करते थे। जल्दीबाजी में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मधु के कमरे की तरफ ले गए। कहें कि आप आने में इतना देर क्यों कर दी, उसकी हालत बहुत नाजुक है, आप चलिए, वो हमेशा आप ही का नाम ले रही है। मैंने कमरे में ले जाके छोड़ दिया उन्हें और फिर जब मैं अंदर गया तो देखा हीरावती का बदन पूरा ठंडा हो चुका था। उसकी आंखों में एक खामोशी थी और मुझे सामने देखते ही हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेजान शरीर उस मुस्कान की भी इजाजत नहीं दे रहा था। लेकिन फिर मैं उसके पास गया और उसके हाथ को पकड़ कर मैंने हाथ में रखा तो उसकी उंगलियां जैसे कमजोरी के कारण ही लेकिन मेरी उंगलियों को कुछ दबाने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल थोड़ी देर के लिए थम सा गया। मैंने उसके बदन को छुआ, वो पूरी तरह से ठंड हो चुका था और उसकी बॉडी जकड़ने लगी थी, लेकिन फिर भी नब्ज चल रही थी। उसकी आंखें लगातार मुझे ही देखे जा रही थी। उसने कहा, इतनी देर क्यों कर दी आपने आने में? मैं अगल बगल देखने लगा कि इंजेक्शन लगाऊं उसे, लेकिन फिर मैंने पाया कि हड़बड़ी में तो मैंने अपना दवाइयों वाला झोला वहीं घर पे ही छोड़ दिया था। गुस्से के कारण मैं दीवार पर अपने हाथ को मारने लगा और अपने माथे को लड़ाने ही लगा था कि मैंने पीछे मुड़ के देखा कि हीरावती वही झोला लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। मैं दौड़ के गया, उस झोले को लिया, वहां से इंजेक्शन उठाया और मैं उसका हाथ निकाल कर रुई मल ही रहा था कि मैंने अपने हाथों को देखा कि मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे कांपते हुए हाथों को देखकर हीरावती की आंखें ढपढपा गईं। उसे वो याद आ गया कि डॉक्टर चाहे जितना भी तजुर्बेदार क्यों ना हो, जब हाथ किसी अपने का होता है तो कांपने ही लगता है। उसकी आंखें डबडबाई तो थीं, लेकिन उसके दूसरे हाथ में वो चिट्ठी भी थी जिसमें वो सारी बातें वो पढ़ चुकी थी कि मरते वक्त मधु आखिर मुझसे चाहती क्या थी। वो तुरंत बगल में गई और टैगोर जी की किताब को उठाया और आखिरी के जो 2 पन्ने बचे हुए थे उस कविता के, उसे जोर जोर से पढ़ने लगी। उस कमरे में से केवल और केवल हीरावती की आवाज ही गूंज रही थी। मधु तो चाह के भी कुछ ना बोल सकती थी, लेकिन एक संतुष्टि और शांति उसकी आंखों और चेहरों पे मैं बहुत आसानी से देख सकता था। मैंने जैसे तैसे इंजेक्शन लगाया और कविता खत्म होने को ही हुई कि अचानक से जोर से सांस मर के आई मधु की और वो मेरी बाहों में और करीब आ गई। मैंने रोते हुए कहा, मधु तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हीरावती ने मुझे धीरे से इशारा किया कि आप उसके माथे को चूम लीजिए और मैंने उसका माथा पकड़ा और चूमा और मेरे आंसू उसके चेहरे से पूरी तरीके से गीले हो चुके थे। तभी मैंने जब उसका माथा छोड़ा तो दुनिया से जा चुकी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।